बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी। आज हम डिस्कस करेंगे सर्जरी में ट्रॉमेटिक ट्रॉमा ट्रॉमेटिक रप्चर ऑफ एओर्टा। अगर एओर्टा की रप्चर हो जाए तो इसकी वजह से इंस्टेंटली डेथ हो सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग हाई प्रेशर के साथ ब्लीडिंग होगी तो इसकी वजह से क्या होगी, डेथ हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइलेंट किलर। ये ब्लीडिंग चेस्ट के अंदर होगी तो इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं और इसकी वजह से 80% फिर चांसेस है कि डेथ हो जाए। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये होता क्या है, तो ये सवियर डिसेलरेशन की वजह से, सवियर डिसेलरेशन, और ये हमारे पास मोटर व्हीकल कोलिजन, एक्सीडेंट या फॉल फ्रॉम हाइट। अब देखो हमारे पास जो एओर्टा है इस तरह है, ये असेंडिंग एओर्टा है, फिर आर्च ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा। तो आर्च ऑफ एओर्टा से निकला है सबक्लिवियन आर्टरी और इस तरह ये क्या है, राइट कॉमन कैरोटिड और फिर ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। तो अब इसमें ये जो असेंडिंग एओर्टा है और आर्च ऑफ एओर्टा है तो ये मोबाइल है, ये दोनों मोबाइल है, और डिसेंडिंग एओर्टा फिर पिक्स है स्पाइन के साथ। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें ascending aorta, ascending aorta plus arch of aorta, ये हमारे पास क्या है, मोबाइल, और डिसेंडिंग एओर्टा ये पिक्स है। अब अगर हम एक्सेलरेशन के साथ चलते हैं, गाड़ी में है, और फिर ये जो मोबाइल पार्ट है तो फिर आगे जाएगी और ये पिक्स पार्ट अपनी जगह पे होगी, तो इस दोनों के दरमियान ये जंक्शन जो है आर्च ऑफ एओर्टा, और यहाँ पे हमारे पास अटैच है लिगामेंट और इसको हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टरियोसम, लिगामेंटम आर्टरियोसम। और इस जंक्शन को कहते हैं, ये जो जंक्शन है डिस्टल टू सबक्लीवियन आर्टरी, ये सबक्लीवियन आर्टरी है, सबक्लीवियन आर्टरी। और ये डिस्टल टू सबक्लीवियन आर्टरी क्या है, सबक्लीवियन आर्टरी, इसको हम कहते हैं इस्थमस। तो इन दोनों ये जंक्शन पे फिर रप्चर होगी, तो इसमें इस तरह द ascending aorta during deceleration, during severe deceleration, during severe deceleration, the ascending aorta will move forward, will move forward, and the descending will will stay put।
ये अपने जगह पे होगी और असेंडिंग एओर्टा पार उठ जाएगी, तो इसकी वजह से हमारे पास फ्रैक्चर होगी। और फ्रैक्चर की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो इसमस है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर। मोस्ट कॉमन साइट इज मोस्ट कॉमन साइट, वो हमारे पास इसमस है। और इसमस क्या है? ये जंक्शन है जहाँ पे हमारे पास लिगामेंट आर्टरियोजम तेटर कर देती है या अटैच होते हैं। अब जब इसमें हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे, तो चेस्ट एक्सरे पे क्या होगी? मीडियस्टिनम, वाइड मीडियस्टिनम होगी, वाइड मीडियस्टिनम। यहाँ से जब ब्लीडिंग होगी तो लंग्स के बीच में जो स्पेस है वो वाइड होगी, तो वाइड मीडियस्टिनम होगी। और इसमें हम गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? सीटी स्कैन, गोल्ड स्टैंडर्ड, वो सीटी एंजियोग्राम। अब इसमें अगर हम एसोसिएटेड कौन सी इसकी रप्चर, बोन की कौन सी रप्चर हो सकते हैं, कौन सी बोन? एसोसिएटेड फ्रैक्चर। तो यहाँ पे नज़दीक हमारे पास क्या है? फर्स्ट रिब्स है, फर्स्ट रिब्स, स्केपुला है और स्टर्नम है, स्टर्नम सिंपल है। और 80 to 90% इसमें क्या होते हैं? 80 to 90% instantly, 80 to 9% death at the site of scene। तो 80 to 90% इसमें डेथ होते हैं। अगर ये बंदा बच जाए तो फिर हम इसमें क्या कर देते हैं? चेस्ट एक्सरे। लेकिन इसमें सर्जिकल एक्सप्लोरेशन, सर्जिकल रिपेयर, ट्रीटमेंट इसकी क्या है? सर्जिकल रिपेयर। ट्रॉमेटिक रप्चर की वजह से एओर्टा हमारे पास क्या हो सकते हैं? ट्रॉमेटिक, जब ट्रामा हो जाए चेस्ट की तो इसकी वजह से एओर्टा रप्चर हो सकते हैं। ये सवियर डिसेलरेशन, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट और फॉल फ्रॉम द हाइट इन कंडीशनों में हो सकते हैं। अगर असेंडिंग एओर्टा हमारे पास मोबाइल है, ये मूवमेंट कर सकते हैं, डिसेंडिंग एओर्टा फिक्स है, तो दोनों के बीच में जो जंक्शन है इसको हम एस्पस कहते हैं। इसके साथ लिगामेंटम आर्टरियोजम अटैच है। अब जब इसके बीच में, दोनों के बीच में ये बैलेंस इम्बैलेंस आ जाए तो फिर इसकी वजह से क्या होगी? रप्चर होगी। और मोस्ट कॉमन साइट इसमस है। चेस्ट एक्सरे पे मीडियस्टिनम हमारे पास वाइड नजर आएगी, गोल्ड स्टैंडर्ड इसकी सीटी एंजियोग्राम है। अच्छा, और इसमें हमारे पास फ्रैक्चर अगर हम देखें तो रिब्स, स्केपुला और स्टर्नम की फ्रैक्चर इसमें हो सकते हैं। सर्जिकल इमरजेंसी है, इसमें हम सर्जिकल रिपेयर करेंगे, लेकिन 80 to 90% इसमें डेथ की चांसेस है। दूसरा जो इसमें है तो वो है ट्रेकिया, ब्रोंकाई, रप्चर। अगर इन दोनों की भी रप्चर हो जाए तो ये भी पेटल होता है, इंस्टेंटली इसमें डेथ हो सकता है, इंस्टेंटली पेटल। अब ये क्यों होता है? तो जब हम इसमें एक्सरेस करें तो ईयर होगी, ईयर आउटसाइड द ब्रोंकोपल्मोनरी ट्री, ब्रोंकोपल्मोनरी ईयरवे के बाहर हमारे पास ईयर लीक होगी। जब इसकी रैप्चर हो जाए तो इसके ये सबकटिनियस, इसको हम क्या कहते हैं? जब स्किन के नीचे ये ईयर जमा हो जाए, सबकुटिनियस एम्पाइसेमा,
एम्फाइमा, और इसकी वजह से ट्रिक या ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है और इसकी वजह से डेथ हो सकती है। अच्छा, और इसमें हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट सर्जिकल रिपेयर। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास है वो है ईयर एम्बोलिज्म। आप एक ईयर एम्बोलिज्म। अब ईयर एम्बोलिज्म क्या है? जब ईयर ब्लड में जो भी चीज आ जाए, लेट सपोज ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल में पेट्स आ जाए, ईयर आ जाए या क्लॉट आ जाए तो उसको हम एम्बोलस कहते हैं। अब अगर ये एम्बोलस ईयर है तो फिर इसको हम ईयर एम्बोलिज्म कहेंगे। ईयर एंटर इनटू द वेसल to block the flow of blood, the flow of blood। अच्छा, फिर ये ईयर तो या तो वेन में एंटर होगी या आर्टरी में, तो वेनस ईयर एम्बोलिज्म। वेनस ईयर एम्बोलिज्म जब ईयर वेन्स में एंटर हो जाए तो वेन के थ्रू फिर ये कहाँ पे जाएगी? राइट वेंट्रिकल में। तो इसके थ्रू फिर ईयर एंटर इनटू वेन, और फिर इसके थ्रू राइट वेंट्रिकल, और ये ईयर ब्लड के साथ मिक्स होगी तो फिर इसकी वजह से क्या होगी? ये पिंक कलर फ्रूटी, इसको हम क्या कहते हैं? फिर इसको ये फ्रूटी फोम बनेगी इससे, मतलब ये ईयर ब्लड के साथ इसमें राइट वेंट्रिकल में मिक्स होगी। इसके जब ये फ्रूटी फोम बन जाए तो ये किस तरह काम कर देता है? वेफर लाक। सपोज ये हमारे पास हार्ट है, अब ये यहाँ से निकला है पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे ये प्रूथी फॉर्म बन जाए तो फिर ये हार्ट ब्लड पंप नहीं कर सकता है लंग्स में, तो ये क्या कराता है? ये वेफर लैक प्रिवेंट प्रिवेंट हार्ट हार्ट टू पंप ब्लड टू लंग्स। सिंपल है, वेंस में एंटर हो जाए तो फिर इसकी वजह से फ्रूटी फॉर्म वेपर लैग की तरह काम करेगी, ये इसकी वजह से हमारे पास फिर लंग में ब्लड नहीं जाएगी। और अगर आर्टरी में ब्लड आ जाए, ईयर आ जाए, आर्टरियल आर्टीरियल आर्टीरियल, अब इसमें हमारे पास जब हम ईयर एम्बोलिज्म, इसमें हमारे पास पिक्टोग्नोमोनिक साउंड क्या होगी स्टेथोस्कोप पे? तो पिक्टोग्नोमोनिक साउंड इसमें होगी मिल व्हील मार्मर, मिल व्हील मार्मर। तो स्टेथोस्कोप पे मिल व्हील मार्मर होगी। अब ईयर आर्टरियल ईयर एम्बोलिज्म जब हो, ईयर एम्बोलिज्म, तो फिर इसकी वजह से क्या होगी? आर्टरी में, लेट सपोज ये आर्टरी सप्लाई कर देता है फिंगर को, तो वो जो डिस्टल एरिया है तो इसमें ये क्या होगी? ब्लड सप्लाई स्टॉप होगी, तो उसकी वजह से वो ऑर्गन डैमेज होगी, उसकी निक्रासिस होगी। तो इसमें क्या होगी? ईयर एंटर आर्टरीज ब्लॉक ब्लड टू डिस्टल ऑर्गन टू डिस्टल एरिया। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकते हैं? एम आई कैन काज एम आई और स्ट्रोक। सिंपल है। अगर
ईयर एम्बोलिज्म वो है जो ईयर बबल जब ब्लड में हो तो उसको हम ईयर एम्बोलिज्म कहते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? तो ट्रीटमेंट पहले तो हम स्टॉप द एंट्री ऑफ ईयर, कि जिस जगह से ये आर्टरी में या वेन में जो ईयर एंटर होता है वो हम स्टॉप करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये है। दूसरा हम लेफ्ट लेटरल डिकोबेटस, इसको हम कहते हैं ड्यूरेंस मैन्योर, ड्यूरल मैनर्स। ये इस तरह है, ये हमारे पास हार्ट है। अब देखो, जब ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी ट्रंक इससे निकला है, तो अगर हम पेशेंट को इस तरह उनको बताए कि लेफ्ट साइड पे लेट जाए, तो जब वो लेफ्ट साइड पे लेटते हैं तो इसकी वजह से क्या होती है, ये ईयर बबल जो है तो वो आप अपेक्स की तरफ होगी इस साइड पे, तो ये जगह इसके लिए ब्लड की जो पंपिंग है वो आसानी से होगी। तो इसमें क्या होते हैं, सिंपल टर्न ऑन लेफ्ट साइड, और इसकी वजह से आसानी होगी ईयर ब्लड पंप करने में। अब लेट सपोज अगर ये ईयर बबल या प्रूति पंप यहाँ पे है, तो इसकी वजह से ब्लड पंप करने, ब्लड जो ये हार्ट पंप कर देता है तो डिफिकल्ट होगा। अब अगर ये जब लेफ्ट साइड पे लेटते हैं तो ये राइट वेंट्रिकल जो है, तो राइट वेंट्रिकल की ये ईयर बबल यहाँ पे होगी, तो फिर आसानी से जो ब्लड है वो पंप होगी। तीसरा ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, बर्ग ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, हेड डाउन। इसमें ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में क्या होते हैं, हेड डाउन, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में हेड डाउन होते हैं और पीठ अप। तो अब इसमें ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में फिर ये ब्लड होगी, तो फिर आसानी से मतलब इसमें आसानी से फिर ब्लड लंग में जाएगी। तो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, इसमें हम एस्पिरेट भी कर सकते हैं। इसमें तो हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन। एस्पिरेट इसमें हम कर सकते हैं एस्पिरेट CVP, सेंट्रल वेनस या सेंट्रल लाइन। इसमें हम ये वेना केवा में सेंट्रल लाइन को पास कर देते हैं कैथेटर को। अब और इसके थ्रू अगर ये ईयर को बाहर कर सकते हैं तो एस्पिरेशन इसकी कर देंगे, और इसके साथ साथ हम फ्लूइड देंगे, और अगर ज़रूरत है तो हम CPR करेंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इफ नीडेड। सिंपल। अच्छा, फेट एम्बोलिज्म, फेट एम्बोलिज्म, अगर पेशेंट डिस्ट्रेस में हो, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, तो वो हमारे पास क्या होगी, फेट एम्बोलिज्म। इसकी मैकेनिज्म ये लॉन्ग बोन जो है तो इसमें हमारे पास अंदर येलो बोन मेरो होती है, बोन मेरो,
और ये येलो बेन मेरो पेट से बने होते हैं फैट्स। अब अगर ये पेट्स बोन की रप्चर हो जाए लॉन्ग बोन की, तो ये पेट ब्लड में आएगी, और जब ये ब्लड में आ जाए तो फिर इसकी वजह से क्या होगी? पेट एम्बोलिज्म। पेट एम्बोलिज्म, और फिर इसकी वजह से क्या होगी? रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। अब इसके लिए जो क्राइटेरिया है तो वो गर्ड्स क्राइटेरिया है। गर्ड्स क्राइटेरिया, इसमें हमारे पास हाइपोक्सीमिया या रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी होगी, या इसको मैं लिख लिया हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया। दूसरा, इसमें पेटिकल पेटिकल रेशेस, और इसमें तो होगी सेरेब्रल एनवायरनमेंट। अब देखो, रिस्पायरेटरी इंसफिशिएंसी हाइपोक्सीमिया इसलिए होगी जबकि ये पेट्स लंग में जाए तो इसकी वजह से क्या होगी? पेट एम्बोलिज्म। तो पेट एम्बोलिज्म की वजह से हाइपोक्सीमिया होगी, फिर टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। ये पेटिकल रेशेस ये स्किन है। अगर स्किन में जो इस तरह ब्लीडिंग हो, स्मॉल ब्लीडिंग इन द स्किन, तो इसको हम पेटिका कहते हैं। तो इसमें पेटिकल रेशेस इसलिए होगी कि जब ये पेट कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड में, तो फैटी एसिड स्किन के लिए कोरोजिव है, तो उसकी वजह से हमारे पास पेटिकल रेशेस होते हैं। और जब ये ब्रेन में चले जाए तो फिर सेरेब्रल एनवायरनमेंट। ये तीनों जो है इसको हम मेजर कहते हैं, मेजर क्राइटेरिया आते हैं इसमें। अब माइनर इसमें क्या है? माइनर, तो माइनर में हमारे पास है, अगर फीवर है, टेम्परेचर हमारे पास कितना है? 38.5 सेंटीग्रेड से ज़्यादा। अगर हमारे पास टेकिकार्डिया है, अगर हमारे पास रेटिनल रेटिनल चेंजेस है, और इसके साथ साथ जॉन्डिस है, हीमोग्लोबिन की कमी है, या प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स हमारे पास क्या है? कम है। अब रेटिनल चेंजेस जब पेट इन ठीक है, तो इसमें रेटिनल चेंजेस, जॉन्डिस, हीमोग्लोबिन, टेकिकार्डिया, प्योर इसमें हो, तो फिर अगर हमारे पास एक मेजर क्राइटेरिया हो और इसमें हो, तो फिर इसको हम पेट एम्बोलिज्म कंसिडर कर सकते हैं। फॉर पेट एम्बोलिज्म वन मेजर एंड फोर माइनर। अच्छा, अब ये पेट एम्बोलिज्म की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकते हैं। इसके लिए हम ट्रीटमेंट जो इस चेस्ट एक्सरे पे हम देखेंगे, चेस्ट एक्सरे पे तो ये हमारे पास बाईलेटरल फेची इनफिल्ट्रेट नजर आएगी। फेची इनफिल्ट्रेट या स्नो स्टोम अपियरेंस। सिंपल। अब पेट, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? इसमें हम इसकी जो डेक्स्ट्रान दे सकते हैं। डेक्स्ट्रान में ये फ्लूइड की विस्कोसिटी को कम कर देती हैं। डेक्स्ट्रान ये क्या कराता है? डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, तो पेट्स की वजह, जब ये ब्लड में पेट्स हो तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो डेक्स्ट्रान इसकी जो हमारे पास विस्कोसिटी वो कम कर सकते हैं। तो लो मालिकुलर वेट डेक्स्ट्रान हम इसमें दे सकते हैं।
अच्छा। उसके बाद हमारे पास क्या है? एब्डोमिनल ट्रॉमा। एब्डोमिनल ट्रॉमा। एब्डोमिनल ट्रॉमा। अब एब्डोमिनल ट्रॉमा हमारे पास दो टाइप की है। एक हमारे पास पेनेट्रेटिंग होगी, पेनेट्रेटिंग, और दूसरा ब्लंट। मोस्ट कॉमन आर्गन फ्रैक्चर पेनेट्रेटिंग का मतलब है गन शॉट, गन शॉट या स्टेबिंग या स्टेब। और हमारे पास ब्लंट रोड ट्रिपिक एक्सीडेंट या बंदा हाइट से गिर जाए तो वो ब्लंट ट्रामा है। तो ये ब्लंट ट्रामा में हमारे पास मोस्ट कॉमन आर्गन डैमेज्ड, और इसमें मोस्ट कॉमन आर्गन डैमेज। ब्लंट ट्रामा में ये स्प्लीन मोर एक्सपोज होते हैं, तो ब्लंट ट्रामा में हमारे पास कौन सी है? स्प्लीन। और फिर इसके बाद लीवर है। पेनेट्रेटिंग ट्रामा में लीवर बड़ा है, तो पेनेट्रेटिंग ट्रामा में ज्यादा चांसेस किसकी है? लीवर की। अब अगर गन शॉट है, गन शॉट, गन शॉट वुंड, तो गन शॉट वुंड में हम एक बात तो ये है कि हम डू नॉट रिमूव द बुलेट, डू नॉट रिमूव द बुलेट। अब ये बुलेट अगर हम रिमूव करते हैं तो इसकी वजह से मजीद डैमेज होगी, ब्लीडिंग हो सकते हैं, तो बुलेट को हम रिमूव नहीं करेंगे। ये बुलेट लेड से बने होते हैं ज़्यादातर, तो ये खुद ब खुद क्या होते हैं? डिजॉल्व। और इसमें हम क्या करते हैं? सर्जिकल लेप्रोटमी, सर्जिकल लेप्रोटमी। लेप्रोटमी ओपन एब्डोमिनल सर्जरी को लेप्रोटमी कहते हैं, तो हम सर्जिकल लेप्रोटमी इसमें करेंगे। अगर स्टेब स्टेब वुंड है, स्टेब वुंड, तो स्टेब वुंड पेनेट्रेटिंग है। फिर हम देखेंगे अगर पेनेट्रेटिंग हो, पेनेट्रेटिंग, या हमारे पास हीमो डायनामिकली, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल, और या हमारे पास पेरिटोनियल इरिटेशन हो, पेरिटोनियल इरिटेशन। तो जब ये हो तो फिर भी हम क्या करेंगे? एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी। और इसमें भी हम क्या करते हैं? एक्सप्लोरेटली, एक्सप्लोरेटली का मतलब कि हम ये एक्सप्लोर कर देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एब्डोमिनल, जब भी एब्डोमिनल ट्रॉमा हो, एब्डोमिनल ट्रॉमा, तो एब्डोमिनल ट्रॉमा में हमारे पास हाइपोवोलेमिया हो सकते हैं, हाइपोवोलेमिया, ब्लीडिंग इसमें हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन एब्डोमिनल ट्रॉमा इज इंटरनल ब्लीडिंग। तो अब हाइपोवोलेमिया की वजह से क्या हो सकते हैं? शॉक। और ये ब्लीडिंग को मालूम करने के लिए हम डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? और जब ब्लीडिंग पेरिटोनियम में हो तो उसकी वजह से क्या होगी? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, डिस्टेंशन, गार्डिंग, ये सख होगी, गार्डिंग, और इसके साथ टेंडर। मतलब जब पेरिटोनाइटिस हो तो उसकी वजह से क्या होगी? टेंडरनेस, पेन ऑन टच। अब हम इसकी डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? तो फास्ट, फास्ट, फोकस्ड,
फोकस्ड एब्डोमिनल फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। तो इसके थ्रू हम ये इसके डायग्नोसिस करते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हमारे पास जो दूसरा है तो वो है DPL, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज। लेकिन ये जो है ये ओल्डर या ट्रेडिशनल डायग्नोसिस के लिए है। अब जो यूज़ होते हैं तो वो पास्ट है। अच्छा, ये कौन सी हमारे पास अगर फ्रैक्चर हो जाए कौन सी जगह की वो प्लेसेस है, प्लेसेस वेयर फ्रैक्चर का शॉक, जिसकी वजह से शॉक हो सकते हैं। तो एक एब्डोमिनल ट्रॉमा हो, अगर हमारे पास क्या है, एब्डोमिनल ट्रॉमा। दूसरा पेल्विक फ्रैक्चर। और तीसरा इसमें हमारे पास फीमर फ्रैक्चर। और इसमें मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हो तो फिर भी रिब्स फ्रैक्चर। और इसमें जो ह्यूमरस है तो ह्यूमरस की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन वो फीमर से कम। तो ये इन बोन्स की अगर फ्रैक्चर हो जाए तो इसकी वजह से शॉक हो सकती है। अगर हमारे पास पेल्विक फ्रैक्चर है, इसमें लिख ले यूरोला पहले, अगर या यूरोलॉजिकल इंजरी, जब अगर ब्लंट ट्रॉमा हो, ब्लंट ट्रॉमा, और ब्लंट ट्रॉमा में हमारे पास लोअर रिब्स जो है वो फ्रैक्चर हो जाए, लोअर रिब फ्रैक्चर, तो इसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकते हैं, किडनी डैमेज। अगर हम ये पेल्विक फ्रैक्चर है, पेल्विक फ्रैक्चर, पेल्विक फ्रैक्चर पहले तो होता क्यों है, तो ये हमारे पास मोटर व्हीकल कोलिजन कोलिजन की वजह से, या अगर कार वर्सेस पेडेस्ट्रियन पेडेस्ट्रियन, अगर बंदा पैदल चल रहा है और कार ने उसको टकराए तो उसको हम कार वर्सेस पेडेस्ट्रियन, तो इसकी वजह से भी पेल्विक फ्रैक्चर हो सकते हैं। अब ये पेल्विक फ्रैक्चर जब भी हो तो इसमें जो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग वो कौन सी है, इलियक एंटर इलियक वेसल्स, इलियक वेसल्स। इसमें हम डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, तो डायग्नोसिस के लिए एंटीरो पोस्टीरियर चेस्ट एक्सरेस इसमें कर देते हैं। लेकिन इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड वो सीटी स्कैन है, सिंपल है। अब ये पेल्विक फ्रैक्चर जब हो जाए तो इसकी वजह से हम फिर क्या देखेंगे, डू एग्जामिनेशन फॉर ब्लैडर, यूरेथ्रा तो एंड वेजाइना।
तो इनकी ब्लैडर, यूरेथ्रा और विजाइना की एग्जामिनेशन हम करते हैं कि इसकी वजह से ये डैमेज हो सकते हैं। अब पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से हमारे पास ये इसके साथ एसोसिएटेड, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकते हैं? पोस्टीरियर, एसोसिएटेड विद पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर यूरेथ्रा इंजरी। अगर पोस्टीरियर यूरेथ्रा की इंजरी हो जाए तो फिर हमारे पास क्या क्या मसले होगी? एक, ब्लीडिंग एट मिएटस, ब्लीडिंग एट मिएटस, मिएटस ये पेनिस की जो ओपनिंग है तो इसको मिएटस कहते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग होगी। अब जब ये यूरिन पास करते हैं तो उसमें ये तो ऑलरेडी क्या है, इंजर्ड है, तो इसमें क्या होगी? डिफिकल्टी। तो इसमें लिख ले डिफिकल्टी इन वाइडिंग, वाइडिंग का मतलब है पासिंग यूरिन। और इसमें हमारे पास जब हम नॉर्मल कंडीशन में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे प्रोस्टेट को पाल्पेट कर सकते हैं, जब इसकी जो यूरेथ्रा की इंजरी हो जाए तो इसमें हम फिर पाल्पेट नहीं कर सकते हैं। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे हाई राइडिंग, हाई राइडिंग प्रोस्टेट, प्रोस्टेट मतलब मिसिंग प्रोस्टेट, ये हम फिर पाल्पेट नहीं कर सकते। और इसमें स्क्रोटल हिमाटोमा हो सकती है, स्क्रोटल, स्क्रोटल हिमाटोमा। अब इसके जो हम डायग्नोसिस है, तो डायग्नोसिस हम किस तरह करेंगे? तो इसमें हम यूरेथ्रोग्राम, रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रो, ये एसोपेगोग्राम, यूरेथ्रोग्राम, इसका मतलब ये है कि हम इस एक्सरे करेंगे। लेकिन ये जो है एक्सरेस है, इसमें पहले हम कंट्रास्ट डाई को एंटर कर देते हैं। अब हम ये कंट्रास्ट डाई जब इंजेक्ट कर देते हैं तो ये रिवर्स डायरेक्शन में हम एंटर कर देते हैं, तो इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड। और फिर जब ये कंट्रास्ट कलर डाई, कंट्रास्ट का मतलब है कलर डाई, जब ये इंजेक्ट करे और फिर इसके बाद एक्सरेस करे तो हमें पता चलेगा। अगर ये डाई लीक होता है, ये यूरेथ्रा से लीक होता है, तो इसका मतलब है यूरेथ्रा इंजर्ड है। तो कंट्रास्ट डाई हम इंजेक्ट कर देते हैं और फिर इसकी एक्सरेस करते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे हमारे पास ब्लेडर की इंजरी हो सकते हैं, ब्लेडर की अब ये ब्लीडिंग एट मिएटस डिफिकल्टी इन वाइडिंग है, तो फिर यूरिन किस तरह पास होगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट में सुप्रा प्यूबिक कैथेटर पास करेंगे, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। अब लेकिन इसमें पुली कैथेटर हम पास नहीं करते। लेट सपोज ये पेनस है, ये पेनस है और ये मेटस है, तो अब ये मेटस में हमारे पास क्या होगी? ब्लीडिंग। इसमें हम ये रिवर्स डायरेक्शन में कंट्रास्ट डाई तो इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसकी जो कैथेटर है वो स्मॉल होते हैं। और पुलिस कैथेटर हम किस चीज के लिए पास कर देते हैं? यूरिन को पास करने के लिए। तो पुलिस ये ऑलरेडी डैमेज है, इंजर्ड है, और इसमें हम पुली कैथेटर अगर पास करते हैं तो फिर मजीद मजीद ये मसला ज्यादा होगी। तो इसमें हम क्या, डू नॉट पास पुली कैथेटर। सुप्राप्यूबिक कैथेटर किस चीज के लिए? कि यूरिन को पास करे, टू ड्रेन ब्लेडर। तो इसमें टू ड्रेन ब्लेडर, और पुली कैथेटर हम पास नहीं करेंगे इस कंडीशन में। इसकी वजह से ये ऑलरेडी डैमेज है, तो ये मजीद डैमेज होगी और ना हम ये पास कर सकते हैं। अगर पास करते हैं तो फिर पेशेंट को तकलीफ होगी।
अच्छा, इसमें हमारे पास अगर पेल्विक फ्रेगमेंट ऑफ ब्रोकन पेल्विक, ये जो हिस्सा पेल्विक से जुदा हो गई है तो ये ब्लेडर को डैमेज कर सकता है। तो ये हियर द ब्लेडर वॉल, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लेडर इंजरी, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लेडर इंजरी है। ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लेडर इंजरी 80% होते हैं। अब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल का मतलब ये है जब ये ब्लेडर की वॉल डैमेज हो जाए तो यूरिन क्या होगी, लीक। और ये कहाँ पे लीक होगी, इन फ्री वेजिकल स्पेस, इसको हम कहते हैं स्पेस ऑफ रेडजियस, रेडजियस। अब ये पेरिटोनियल क्यूटी में नहीं है तो इसको हम एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लेडर इंजरी कहते हैं। अब ये इसकी वजह से हम क्या इसकी मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, मैनेजमेंट में हम इसमें हम पुली कैथेटर को पास कर देते हैं, पुली कैथेटर। यहाँ पे तो यूरेथ्रा में इंजरी नहीं है तो पुली कैथेटर को पास कर देंगे और ये खुद ब खुद हील्ड इटसेल्फ, हील्ड हील्ड कॉन्टिन्यूसली, सिंपल। इसके बाद हमारे पास है इंट्रापेरिटोनियल ब्लेडर इंजरी, इंट्रापेरिटोनियल ब्लेडर इंजरी। इंट्रापेरिटोनियल ब्लेडर इंजरी के किस तरह होता है, अगर हमारे पास पुल ब्लेडर है, ब्लेडर पुल विथ यूरिन, और इसकी सीट बेल्ट इंजरी हो जाए, सीट बेल्ट इंजरी, सीट बेल्ट इंजरी का मतलब है कि ब्लंट फोर्स के साथ इस ये इंजरी हो जाए, ब्लंट फोर्स, तो इसमें हमारे पास क्या होगी, यूरिन लीक, यूरिन लीक इनटू पेरिटोनियल कैविटी, कैविटी। अब ये पेरिटोनियल कैविटी में ये लीक होगी तो फिर इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, पेरिटोनिटिस। और इसमें हम ट्रीटमेंट फिर क्या करेंगे, इसमें कैथेटर पास नहीं करते, इसमें हम सर्जरी करते हैं, सर्जिकल रिपेयर। तो सर्जरी के थ्रू हम ये रिपेयर कर देते हैं। अच्छा, मेल जेनिटल, मेल जेनिटेलिया इंजरी। अब मेल जेनिटेलिया इंजरी कब होते हैं, अकर टू एरेक्ट पेनस, एरेक्ट पेनस, और ये यूजुअली ड्यूरिंग vigorous इंटरकोर्स। अब इंजरी की वजह से हमारे पास इसके बाद पेन होगी, फिनाइल पेन, और इसके बाद फिनाइल हेमाटोमा, फिनाइल शॉफ्ट हेमाटोमा, और स्क्रोटल हेमाटोमा भी हो सकते हैं, स्क्रोटल
स्क्रोटल हेमाटोम। ये सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें साइन क्या होते हैं? साइन एक्सप्लांट डिफॉर्मिटी, प्लांट प्लांट डिफॉर्मिटी, प्लांट डिफॉर्मिटी। तो इसमें फिनिश, टर्न, पिंक एंड कर्व टू इंजरी, इंजर्ड टिश्यू, इंजर्ड एरिया। तो इसको एक प्लांट डिफॉर्मिटीज कहते हैं। और ये इसके ट्रीटमेंट हम किस तरह करते हैं? तो ये भी सर्जिकल इमरजेंसी है। अगर इमरजेंसी ये हम ट्रीट न करें तो फिर इसकी वजह से हमारे पास ये इम्पोर्टेंस हो सकती है।